नंबर। चलें, एक और फ्यूल लिया है, उसका ऑक्टेन नंबर पुत्र निकला है इतना, तो आप उसका सॉरी ऑक्टेन नंबर नहीं कह रहा, उसकी नॉकिंग इतनी निकली है, तो आपके पास जो रिकॉर्ड में स्टैंडर्ड मौजूद है वो ये है, ये ऑक्टेन नंबर कितना होगा 16, तो आप कहेंगे जिसका 16 ऑक्टेन नंबर। मुमकिन है इसमें ये वाला मिक्सचर हो और मुमकिन है ये वाला मिक्सचर ना हो, ये बस हमने एज अ स्टैंडर्ड चुना हुआ, ये हमने क्या किया हुआ एज अ स्टैंडर्ड चुना, उससे हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। इस तरह फिर ऑक्टेन नंबर क्या हुआ, इट इज एक्चुअली अ परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन in the mixture of isooctane and n-heptane when the mixture has same knocking as the fuel under test, as the fuel under test। तो क्या हुआ, the percentage of isooctane in the mixture of isooctane and n-heptane when the mixture has same knocking as the fuel under test। ठीक है, बट इसका ये कह देना जी परसेंटेज ऑफ ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर या परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनेगी ना, क्योंकि हमारा जो गैसोलीन, हमारा जो फ्यूल है उसमें आइसोऑक्टेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, जब हम कह देंगे परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन, जब हम ये बात कर देंगे तो फिर तो हम तो बाउंड है कि ये गैसोलीन सिर्फ वो वाला जिसमें आइसोऑक्टेन है। सो कीप इन माइंड हियर कि हमारे फ्यूल में आइसोऑक्टेन एंड हेप्टेन का मिक्सचर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लिहाजा ये प्रॉपर डेफिनेशन आपने लिखनी है कि ये तो सिर्फ हमारे पास स्टैंडर्ड है, हमारे फ्यूल के अंदर अल्कीन भी हो सकती है, एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, कोई और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ठीक है बच्चों, हमने सिर्फ क्या करना है, वो जो भी है उसको अपने स्टैंडर्ड से क्या करना है, कंपेयर करना है, तो उसकी जो नॉकिंग निकल रही होगी हमारे जिस स्टैंडर्ड से मैच कर गई, हमने कह देना उसका ऑक्टेन नंबर भी वो है। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड n-heptane व्हेन द मिक्सचर हैज सेम नॉकिंग एज द फ्यूल अंडर टेस्ट। अब जरा देखिएगा बेटे, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स के लिए हैं। फर्स्ट कर लें ये n-ब्यूटेन है और ये भी n-ब्यूटेन है, मैंने हाइड्रोजन शो नहीं किया लेकिन अंडरस्टूड है, और ये आइसोब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। यू हैव टू टेल मी फ्यूल में ज्यादा स्मूथली n-ब्यूटेन बर्न होगा कि आइसोब्यूटेन? वैसे मुझे पता है ये गैसेस है, लेकिन अभी हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जो n-ब्यूटेन है इसमें LDF क्या है, ज्यादा जगहों पर ऑपरेट हो रही है, इसी का आइसोमर क्या है, आइसोब्यूटेन, इसमें LDF क्या है, कम जगहों पर ऑपरेट हो रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसमें इंट्रैक्शन एरिया क्या है, ज्यादा है, ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, इसमें इंट्रैक्शन एरिया क्या है, कम है। तो ये एक अलग फ्यूल में बर्न हो, ये अलग फ्यूल में हम के तौर पर बर्न हो, तो आपको पता है ये मुश्किल से बर्न होगी। क्यों? इसमें LDF ज्यादा है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है, ये ज्यादा आसानी से बर्न होगी। क्यों? कि उसमें LDF कम है और इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस भी क्या है, ज्यादा है। समझ आ रही है बात? ये तो हम कहेंगे कि अगर ऑक्टेन नंबर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का ज्यादा होगा कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ऑफ कोर्स ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी फ्यूल की क्वालिटी क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी। तो आपको पता है कि जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेन नंबर। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑक्टेन नंबर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्टेन नंबर, जितना ज्यादा फ्यूल की क्वालिटी उतनी ज्यादा। और आगे ऑक्टेन नंबर किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा स्मूथ बर्निंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स जो हम जला रहे हैं। तो स्मूथ बर्निंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की होगी कि ब्रांच की? ऑफ कोर्स ब्रांच की। ब्रांच में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं एज कंपेयर टू द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन किसी फ्यूल में मौजूद है, वो फ्यूल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, हाई होगा। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन अगर ज़्यादा मौजूद है, फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अब आगे आ जाए, एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। एक में अल्केन है, एक फ्यूल में अल्कीन है। तो आपको पता है कि अल्कीन में पाई बॉन्ड वीक होता है, ये पाई बॉन्ड ज़्यादा आसानी से ब्रेक होगा, अल्केन का सिंगल सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मुश्किल से। तो अल्कीन और अल्केन वाले फ्यूल का कंपैरिजन करेंगे तो अल्कीन वाला जो फ्यूल होगा उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हाई होगा, वो ज़्यादा अच्छा फ्यूल होगा।
इसी तरह अल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्मूथली बर्न होते हैं बनिस्बत अल्केन के, बनिस्बत अल्केन। सो एरोमेटिक कंपाउंड वाला फ्यूल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, उसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा बनिस्बत अल्केन के। समझ में आ गई बात ये। अब सवाल ये उठता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा अच्छे फ्यूल साबित हो सकते हैं बनिस्बत स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, अल्कीन ज़्यादा अच्छा फ्यूल साबित हो सकती है अल्केन के मुकाबले में, एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा अच्छा फ्यूल साबित हो सकते हैं अल्केन के मुकाबले में। ठीक है, अब आगे आ जाएं कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल, या मेथड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, या मेथड टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर। ये मेथड काफ़ी ज़्यादा मैंने चंद एक लिखे हैं अभी, जिनमें से एक मेथड है रिफॉर्मिंग, एक मेथड है क्वैकिंग, एक मेथड है एरोमेटाइजेशन, एक मेथड है ब्लेंडिंग, एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग एक मेथड है फ्यूल की क्वालिटी इंप्रूव करने का, फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा करने का। ये क्या मेथड है आप देख सकते हैं, ये है CH3 CH2 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 और 6 तक CH2, ठीक है, फिर बाद में CH, दिस इज एन ऑक्टेन, और ये कन्वर्ट हुआ है ब्रांच, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हुआ है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में, दिस इज 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। और ऊपर हम बात कर चुके हैं कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा स्मूथली बर्न हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रेट चेन के मुकाबले में वीक होती है। ये जो कन्वर्शन है ना स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में at high temperature in the presence of suitable catalyst and in the absence of air, this is called as a reforming. This is called as reforming. The conversion of straight chain hydrocarbon into branch chain hydrocarbon at high temperature in the presence of suitable catalyst and in the absence of air, that is called as a reforming. रिफॉर्मिंग में क्योंकि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूल की क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, ऑक्टेन नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा स्मूथली बर्न होता है। दूसरा तरीका है जी क्रैकिंग। तो क्रैकिंग में आपने देखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल हो रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड वाले, और डबल बॉन्ड अल्कीन, ये अल्केन के मुकाबले में क्या होती है, ज़्यादा स्मूथली बर्न होती हैं। तो क्रैकिंग भी एक ज़बरदस्त तरीका है जी फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। एरोमेटाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, तो एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्मूथली बर्न होते हैं। और फोर्थ है कि आप फ्यूल के अंदर मिक्स कर दें बाय ब्लेंडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट। ब्लेंड होता है मिक्स करना, तो आप क्या करें, फ्यूल के अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट लाइक टेट्रा इथाइल लेड मिक्स कर दें। ठीक है, लेकिन टेट्रा इथाइल लेड मिक्स करने का एक नुकसान है, क्योंकि टेट्रा इथाइल लेड जब फ्यूल के साथ जलेगा तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी तो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ PbO भी बनेगा, लेड ऑक्साइड भी। अब लेड ऑक्साइड जो होता है ये रिड्यूस हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिसीव करके मेटालिक लेड में। अब मेटालिक लेड के पार्टिकल जब फजा में होंगे ये तो सांस की बीमारियों का सबब बन सकते हैं, सफोकेशन कॉज कर सकते हैं, तो ये ज़रा डिसएडवांटेज है। अब ये जो टेट्राइथाइल लेड है ये क्या करता है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है ना, ये चेन्स को कट लगाता है, चेन्स टूटती हैं, जिससे बर्निंग का प्रोसेस क्या होता है, आसान होता है और फ्यूल स्मूथली बर्न होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जब जलेगा फ्यूल के साथ, उसके साथ साथ लेड ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। लेड ऑक्साइड क्या होगा, वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा मेटालिक लेड में। मेटालिक लेड जब ऑक्सीजन गैस के साथ हम इनहेल करते हैं फ़ज़ा में से, तो वो बहुत ज़्यादा सांस की बीमारियों का सबब बनते हैं। ठीक है बच्चों, इससे अच्छा एक है वो है मिथाइल टर्शीब्यूटाइल ईथर, MTBE, ये भी एक अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, अब आ जाएं फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। जी बच्चों, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस प्रॉपर्टी देता है, उस एटम को, उस ग्रुप ऑफ एटम को, उस डबल बॉन्ड को, उस ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड और triple bond in an organic compound which gives some specific properties to that organic compound, that atom, that group of atom, that double bond, that triple bond can be said as a functional group। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है,
an atom or group of atom in double bond or triple bond in an organic compound which gives some specific property to that organic compound that is called as a function group. For example, but ये देखिएगा, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, देखते जाइएगा, ये भी मेरे पास एक और कंपाउंड है, ये बेटे मेरे पास एक कंपाउंड है, और ये मेरे पास एक कंपाउंड है। बेटे इस कंपाउंड की जब प्रॉपर्टी देखूंगा वो सारी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी बुनियाद पर होंगी। तो NH2 क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप होगा। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी सारी इसके ऊपर बेस करेगी। OH ग्रुप क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप होगा। इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH इसके ऊपर बेस करती है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिल। और ये जो है इसमें ये सारा एक का फंक्शनल ग्रुप होगा, जो कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है दोनों साइड से C से। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है। उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी किस में शामिल है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर। अब लुक एट हियर, मेरे पास ये देखिएगा ये अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ मैंने OH लगाया हुआ है। अब OH ग्रुप जो होता है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसकी क्लास कौन सी है, अल्कोहल। इसकी क्लास कौन सी है, अल्कोहल। ये अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है। इसकी मिसाल हमने नीचे भी पढ़ी है पहले भी, ये देखिएगा ज़रा। अब अल्कोहल्स कौन सी हैं, ये अल्कोहल है मेरे पास, ये भी अल्कोहल है मेरे पास पुत्र, अब ये भी अल्कोहल है मेरे पास। यानी OH ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं पे लगा हुआ है, वो अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप होता है। ठीक है, उस ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल। अब उसके बाद देखिएगा अगर R के साथ लगा हुआ है NH2, अब ये देखिएगा CA3, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अमाइन या अमाइनो मीथेन। अब ये क्या है, अमाइनो ग्रुप, और इसकी क्लास कौन सी है, अमाइन। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, सारी प्रॉपर्टी इसके ऊपर बेस करेंगे, इसमें भी सारी प्रॉपर्टी इसके ऊपर बेस करेंगे। दिस इज अमाइनो ग्रुप, और क्लास कौन सी होएगी इसकी, अमाइन। अच्छा एक और देखिएगा जरा, लुक एट हियर, ये चीज ये हमारे पास है, यानी कि C किसके साथ जुड़ा हुआ है, NH के साथ। दिस इज कॉल्ड इमाइनो, इसे क्या बोलते हैं, इमाइनो ग्रुप। ये कौन सा पुत्र, इमाइनो ग्रुप है। ठीक है, ये मिथिलीन इमाइन, और क्लास कौन सी इसकी, इमाइन। सारी प्रॉपर्टी इस ग्रुप के ऊपर बेस कर रही होती हैं। इसी तरह बेटे आपने उधर देखा है RX, अब X से मुराद क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। R कोई अल्काइल ग्रुप है, मसलन मिथाइल क्लोराइड, ये R है और ये क्या है, X है। अब इसमें सारी प्रॉपर्टी इसके ऊपर बेस कर रही होती हैं। ये क्या होगा, हैलो ग्रुप। ये कौन सा है, हैलो ग्रुप है, और इस क्लास को क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। ये भी काफ़ी टाइप का हो सकता है, लुक एट हियर। अब ये भी क्या है, अल्काइल हैलाइड है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, ये X होगा, ये हमारा क्या होगा, अल्काइल। यानी ये सारा होगा R, ये सारा क्या होगा, X होगा। ठीक है, हैलो ग्रुप, और क्लास कौन सी, अल्काइल हैलाइड्स। फिर आगे देखिएगा बेटे हमारे पास ये अकेला ग्रुप जो है, दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोनाइल ग्रुप। क्या है ये, कार्बोनाइल ग्रुप। अब लुक एट हियर, कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हो, दूसरी साइड से R से जुड़ा हो। कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हो, दूसरी साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हो। तो बेटे ये दोनों केस किसके हैं, एल्डो ग्रुप के। दिस इज कॉल्ड एल्डो ग्रुप, एल्डो ग्रुप। इसको फार्माइल ग्रुप भी कहते हैं, और क्लास इसकी कौन सी आ जाएगी, एल्डिहाइड। क्लास कौन सी आ जाएगी, एल्डिहाइड। मसलन CA3, C डबल बॉन्ड और H, ये कार्बोनाइल ग्रुप आगे C से जुड़ा होना चाहिए, ये जरूरी है। पूरा फार्माइल ग्रुप जो है, पूरा एल्डो ग्रुप आगे किससे जुड़ा होना चाहिए, C से या H से, तब जाके ये होगा एल्डिहाइड। ओके, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, और ये भी क्या है पुत्र, एल्डिहाइड है। यानी कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड से H से जुड़ा हो, दूसरी साइड से C से या H से जुड़ा हो, तो दिस इज एल्डिहाइड। ओके, फिर आगे देखिएगा पुत्र,
कार्बोनाइल ग्रुप अगर दोनों साइड से सी से जुड़ा हो, ठीक है, यानी जनरल फॉर्म में हम देखें आर आर अल्काइल ही कह लें, दोनों साइड सी या अल्काइल, तो दिस इज कॉल्ड एज द कीटो ग्रुप। इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, लेकिन कीटो ग्रुप कहना ज़्यादा मुनासिब है। कार्बोनाइल ग्रुप तो सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं, ये कीटो ग्रुप है। और क्लास बेटे इसकी कौन सी होगी? कीटोन। क्लास कौन सी होगी इसकी? कीटोन होगी। अब और आगे देखिएगा, इसकी भी एग्जांपल देखिएगा। सबसे सिंपलेस्ट मेंबर इसका एसीटोन है, जिसको डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं, यानी कार्बोनाइल ग्रुप दोनों साइड से सी से जुड़ा हुआ। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिएगा पुत्र जरा। अब कार्बोनाइल ग्रुप जो है एक साइड से OH के साथ जुड़ा हुआ है, एक साइड से R के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिल ग्रुप, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किस किस का है? कार्बोनाइल ग्रुप का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो कार्बोनाइल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंबाइंड फॉर्म में क्या कहलाएंगे? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो बेटे ये तो हमारे पास है जी कार्बोक्सिल ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है, और इसकी पूरी क्लास को हम क्या कह देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में R की जगह पर H भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। R की जगह पर मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, तो मिथाइल। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। ठीक है बेटे, ये भी शीशा करते हैं। आगे देखिएगा बेटे, हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड से O के साथ, जो O आगे C के साथ जुड़ा हो, ये C के साथ, यहाँ इसको ऐसे लिखा हो OR और R। दिस इज कॉल्ड एज अ एस्टर लिंकेज। बेटे इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ एस्टर लिंकेज। और बेटे ये क्लास कौन सी है? एस्टर। अब इसकी मिसालें क्या हैं? ये दोनों मिथाइल मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल इथाइल हो सकते हैं, मिथाइल इथाइल इथाइल प्रोपाइल, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, बस सी होना चाहिए, सी कार्बन, यानी ये एक एस्टर है। अच्छा, इसको कंडेंस फॉर्म में हम ऐसे भी लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। एस्टर ऐसे भी हो सकता है, CH3 CH2O। क्या किया मैंने? बस O के साथ C होना चाहिए, ये वाला साइड इधर कर दिया, ये वाला इधर कर दिया, ये भी क्या हमारे पास एस्टर है। ठीक होगी बात ये। इसे हम क्या कहते थे? मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। और ये क्या जी? इथाइल एसीटेट। बहरहाल अभी नोमेनक्लेचर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। और बेटे ऑक्सीजन अगर दोनों साइड से C के साथ जुड़ा हो, दिस इज कॉल्ड ईथर लिंकेज। इसे क्या कहते हैं पुत्र? ईथर लिंकेज भी सही कहते हैं। और क्लास इसकी कौन सी है? ईथर। दोनों साइड पे C होना चाहिए। मसलन दिस इज डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन। ऑक्सीजन दोनों साइड से C से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन एक साइड से मिथाइल के साथ, एक साइड से इथाइल के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज मिथॉक्सी इथेन या इथाइल मिथाइल ईथर। ये भी हमारे पास क्या एक फंक्शन ग्रुप है। बाकी आपको पता है कि आगे RSH के साथ लगा हो तो मरकेप्टो ग्रुप या मरकेप्टॉन, CN के साथ लगा हो तो सियानो ग्रुप, NO2 के साथ लगा हो तो नाइट्रो ग्रुप। आप देख सकते हैं यहाँ पर RSH, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? मरकेप्टो ग्रुप। और पूरी क्लास को क्या कहते थे? अल्काइल मरकेप्टॉन या अल्केन थाइयोल। मसलन CH3SH, दिस इज मिथेन थाइयोल या मिथाइल मरकेप्टॉन। दिस इज इथेन थाइयोल या इथाइल मरकेप्टॉन। आगे देखें RCN है, दिस इज इथेन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल की बुनियाद पर इसका नाम क्या हो सकता है? इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड या सियानो मीथेन। ओके, ऐसे भी लिख लें। एंड लुक एट हियर, दिस इज अ सियानो इथेन या प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड। ओके, अब ये देखिएगा, दिस इज नाइट्रोमीथेन, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मीथेन के नाइट्रोजन की जगह, मीथेन के हाइड्रोजन की जगह पर नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो दिस इज नाइट्रोमीथेन। अब लुक एट हियर C6H6।
अब इसमें से एक H निकाल कर इसकी जगह पर क्या लग गया, नाइट्रो। ये C6H6 एक H माइनस किया तो C6H5 रह गया, NO2। दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। अल्काइल लगा हो तो नाइट्रो अल्केन कहेंगे, और अगर बेंजीन वगैरह लगा हुआ है तो फिर नाइट्रो बेंजीन कह देंगे, जो कि फिनाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं जी, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटे।